पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं, जैसे कि खेती की वैज्ञानिक पद्धति और सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना की जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम में देते हैं। साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी सफल किसान से भी। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान पारंपरिक फसलों के अलावा कुछ अलग तरह के फसलों की अगर खेती करे जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, तो इससे किसानों को काफी लाभ हो सकता है। जैसे कि सुगंधीय और औषधीय पौधों की श्रेणी में आता है मेंथा। इसके तेल से सुगंध और साथ ही औषधि तैयार की जाती है। इसकी खेती के जरिए आप काफी लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मेंथा की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में की जाती है। मेंथा एक वर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। पूरी दुनिया में मेंथा से निकले मेंथोल तेल की खपत लगभग 9,500 मीट्रिक टन है। मेंथा तेल के उत्पादन में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 है। केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान मेंथा की खेती पर लगातार शोध कर रहा है। मेंथा की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, भूमि का भुरभुरा होना भी जरूरी है, जिससे खेतों में वायु संचार बना रहे। मेंथा की वृद्धि के लिए वर्षा जरूरी है। मेंथा की रुपाई से पहले खेत की गहरी जुताई करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय खेत में 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालने से उपज अच्छी मिलती है। मेंथा के तेल का उपयोग दवाइयां बनाने, सौंदर्य प्रसाधनों, पेय पदार्थों, सुगंध के लिए किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की मेंथा फसल से 150 किलोग्राम तेल निकलता है। बेहतर फसल प्रबंधन यानी समय से रुपाई, सिंचाई और उर्वरकों के सही इस्तेमाल से मेंथा की खेती की जाए तो मात्रा 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाती है। इसके लिए नई तकनीक से बना असवान संयंत्र अधिक लाभप्रद है। अब किसान पूरी तकनीकों को छोड़ नई असवान निधि को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं।
नई आसवान संयंत्र की टंकी छोटी है, इसमें ईंधन कम लगता है। इस आधुनिक तकनीक से तेल जल्दी और अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मेंथा का तेल निकालने से पहले मेंथा को कटाई के बाद संयंत्र में ले जाते हैं, फिर कटे हुए मेंथा को कुछ समय के लिए फैला देते हैं। इससे इसकी पत्तियां कुछ पीली पड़ जाती है और फसल का वजन भी कुछ कम हो जाता है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन संयंत्र में भरकर इसे गर्म करते हैं। इस प्रकार गर्मी पाकर मेंथा से जलवाष्प तेल एक टैंक में एकत्रित होता है। बचे अवशेष यानी जिंगरा को बाद में खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेंथा की कटाई के 15 से 20 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दे। समय समय पर खेत की निगरानी करते रहे ताकि समय से कीट रोग प्रबंधन किया जा सके। किसान भाई अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आधुनिक तरीकों से मेंथा की खेती करें तो निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना मेंथा की खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बेहद ही प्रगतिशील किसान विवेक चतुर्वेदी से। इन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और इसके जरिए इन्हें काफी लाभ हुआ है। जी हां, रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती को आज के कई प्रगतिशील किसान अपनाने लगे हैं। इसे अपनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है, आइए इनसे मिलकर जानते हैं। ये बैलगाड़ी और ये रहट, इन्हें देखकर आपको पुराना जमाना याद आ गया होगा, लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ आपको आधुनिकता और पुरानी परंपराएं एक साथ गुंथी हुई नजर आएंगी। ये विवेक चतुर्वेदी के खेत हैं और ये दोनों मशीनें उनके अद्भुत कृषि मॉडल का हिस्सा हैं। ऐसा मॉडल जो प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों से भी 2 कदम आगे है। इनका मॉडल सिर्फ रसायन मुक्त खेती की ही बात नहीं करता, बल्कि प्रदूषण मुक्त खेती को भी अपनाता है। इनके यहाँ बैलों से चलने वाला ट्रैक्टर है जो खेतों की जुताई भी करता है और दूसरे जरूरी काम भी, जबकि रहट फव्वारा सिंचाई पद्धति का हिस्सा है। बस इसमें मोटर की जगह बैल लगे हैं। विवेक को स्थानीय लोग गुड्डा भैया के नाम से जानते हैं। बीकॉम करने के बाद इन्होंने और शहर में अपना बिजनेस जमाया। अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जिंदगी शहर की चकाचौंध में गुम थी। गांव पलरा डोडर में विवेक के पास 25 एकड़ जमीन है। कमाल की बात तो ये है कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड खेती ही नहीं थी। शायद यही वजह रही कि पहले ही साल इन्हें जबरदस्त घाटा हो गया। वो इस बात से परेशान थे, एक दाना जब हजारों दानों को जन्म दे देता है तो फिर खेती में नुकसान क्यों हो रहा है। कारोबारी दिमाग ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि घाटे की वजह बेतहाशा लागत है। खेती के 7 अंग हैं। पहला बीज, दूसरा जुताई, तीसरा बिजाई, चौथा निराई, 5वां खाद, 6ठा सिंचाई, 7वां कटाई और 8वां मड़ाई। ये 8 जगह किसान का पैसा बाहर जाता है। इसको जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने ये सोचा, और इससे तो किसानी कभी भी फायदे में नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम एक ट्रैक्टर लाते हैं तो 5 साल में वो डेप्रिशिएट होके घट के वो 1/3 दाम 1/4 दाम का रह जाता है। लेकिन एक गाय पालते हैं तो 5 साल में 5 हो जाती हैं। जो उसको खिलाते हैं वो खाद होती है। इस तरह विवेक गाय आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़ गए। इनके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा है और सोलर पैनल भी। गोबर गैस से बिजली बन रही है, चूल्हा जल रहा है और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल रही है। सोलर पैनल से स्प्रिंकलर जुड़ा है जो मुफ्त में सिंचाई कर देता है। धूप न होने पर स्प्रिंकलर चलाने की जिम्मेदारी बैलों पर ही होती है। जीवामृत को इसी स्प्रिंकलर के माध्यम से फसलों तक सिंचाई के साथ पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसे यंत्र मिल जाएंगे जो या तो हाथ से चलते हैं या फिर बैटरी से। तो कुछ भी हमारा जा नहीं रहा, बाहर से हम कुछ भी ले नहीं रहे। इसी प्रकार से हर अंग पे हमने काम किया। जैसे निराई एक बहुत बड़ा खर्चा है, सिंचाई एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो सिंचाई के कुछ साधन हमने बनाए। जैसे हमने एक ऐसा स्प्रिंकलर बनाया जो दाम में 1/3 से भी कम है। निराई एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत खर्चे का काम है। तो हमने बैटरी से चलने वाला हिंदुस्तान का पहला वीडर बनाया। उसके बाद सोलर पंप भी हमने लिया, सरकार से लिया, और उसको हमने मल्टी फंक्शनल बनाना शुरू कर दिया। यानी उसी से हमने अपना थ्रेशर चलाना शुरू कर दिया। उसी से हमने आटा चक्की, धान मिल, ये सब बनाने शुरू कर दिए। तो हम प्रोसेस करके माल को बेचने लगे, जिससे हमको अच्छे दाम मिलते हैं। विवेक के पास 30-32 गायें हैं और 2 जोड़ी बैल। इनसे रोजाना 300-400 किलो गोबर मिल जाता है। विवेक आसपास के बहुत से किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो खेती छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। विवेक के मॉडल ने उनके मन में नई उम्मीद जगाई है। लोगों में अब जागरूकता आ रही है। वो धीरे धीरे ही सही रसायन मुक्त उत्पादों को पसंद करने लगे हैं। केमिकल प्रभावों से मुक्त फसल के बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं। सरकार भी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना चला रही है। इसके जरिए 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के आधार पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर प्राकृतिक खेती के लिए
3 साल तक 12,200 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। इनमें से 2,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में सीधे किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। अब तक 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी खेती का रूप माना गया है। ऐसा रूप जिसका मकसद धरती को बचाने के लिए कार्य योजना पर अमल करना है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को खेती के दौरान सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो काफी किफायती है और किसानों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। और इसके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके तहत सौर ऊर्जा से संचालित जो पंप होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं।
किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। हमारे देश के कई हिस्सों में किसान बांस की खेती से जुड़े हुए हैं। बांस का तो बाजार में अच्छा मूल्य मिलता ही है, लेकिन अगर इससे उत्पाद भी कई तरह के तैयार किए जाए तो मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहाँ बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जयपाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to
furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव या विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जानकारियों से भरपूर कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।